हेलो व्यूअर्स, बीएल ग्रोवर की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने 4 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर। फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट and not only from the point of view of history optional but also from the point of view of general studies, क्योंकि इसमें बात की जा रही है फेमस बैटल ऑफ बक्सर एज वेल एज द बैटल ऑफ पलासी की। तो चैप्टर की शुरुआत होती है पीस फेयर के एक स्टेटमेंट से, जिसमें कहा जाता है द सिस्टम ऑफ अ स्पॉन्सर्ड इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड बट नॉट एडमिनिस्टर्ड was the one Clive had in mind for बंगाल। तो क्लाइव के दिमाग में बंगाल के लिए कैसे इंडियन स्टेट बनाने की कामना थी, बंगाल को लेकर एक ऐसा स्टेट जिस पर हमें मेहनत तो ना करना पड़े, जिसका हमें एडमिनिस्ट्रेशन तो ना करना पड़े, पर क्या करना पड़े, पर उसके पूरे कंट्रोल हमारे हाथ में हो। और खासियत तौर पर कैसे कंट्रोल, रेवेन्यू कंट्रोल, पैसे हमारे हाथ में हो। क्योंकि एनीवेज है ना, ब्रिटिश क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी और इनका इनिशियल इंटरेस्ट ट्रेडिंग तक ही रहा। इवन जब ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख रहे थे ना, या फिर पॉलिटिकल चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके पीछे भी ये मजबूरी भी रही काफ़ी हद तक, क्योंकि इनको जो है ना एक पीसफुल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था कि इनकी ट्रेडिंग बढ़े। और फिर जब एक बार इनको पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गई तो फिर क्या हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इनको लस्ट आ जाता है कि नहीं, अब तो पॉलिटिकली मेंटेन रहना है। फिर भी ये पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं। ये इस बात की निशानी है कि पॉलिटिकल कंट्रोल से ज़्यादा एंड तक भी इनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग में ही था और पैसों में ही था। तो जो भी एरियाज इनको सही नहीं लगे या रिक्वायर्ड नहीं लगे अपने ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, अपने पर्पस के लिए, तो उन एरियाज को इन्होंने छोड़ा हुआ भी था। तभी तो प्रिंसली स्टेट्स भी 565 के लगभग अवेलेबल थी जब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़कर गए। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल was established at हुगली in 1651। तो अब यहाँ पर ना आपके पहले पैरा में ना एक बैकग्राउंड दिया हुआ है कि कैसे इंग्लिश जो है उन्होंने अपना पांव बंगाल में जमाना शुरू किया। सबसे पहले बात की जाएगी 1651 की, 1651। सबसे पहले क्या हुआ कि इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है हुगली में 1651 में स्टैब्लिश की। ठीक है, और इसके लिए परमिशन किसने दी थी, तो बुक सेज कि इसके लिए परमिशन दिया था शाह सूजा ने। अब शाह सूजा कौन है, तो मुगल्स में जब हम जाएंगे तो फिर हम इनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे जिन्होंने ताजमहल बनवाया है, दैट इज शाहजहान। तो शाहजहान के ही दूसरे बेटे कौन है, शाह सूजा। और क्या होता था, ये लोग अपने बेटों को बड़े बड़े सूबा दे दिया करते थे रूल करने के लिए। तो शाहजहान ने अपने दूसरे बेटे सुल्तान शाह सूजा को जो है क्या दिया हुआ है, बंगाल की सूबेदारी दी है। और बंगाल की सूबेदारी जब इनके हाथ में है तो ये हो गए क्या, शाह सूजा बन गए सूबेदार ऑफ बंगाल। और सूबेदार ऑफ बंगाल होने के नाते 1651 दैट इज 1651 में इन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दिया कि आप जो है हुगली में एक इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो बंगाल में सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है हुगली में। आगे बढ़े तो क्या होता है कि इंग्लिश कोशिश करते रहते हैं कि और कंसेशन मिल जाए और राइट्स मिल जाए, कि हम बाकी जो कंपनीज है ना इंग्लिश, बाकी जो ब्रिटिश कंपनीज, ब्रिटिश नहीं कह सकते, बाकी जो यूरोपियन कंपनीज है ना उनसे बेटर हो जाए। तो इसलिए फिर क्या होता है, ऐसे में एक बार रॉयल लेडी बीमार पड़ती है शाह सूजा के कोर्ट में, और शाह सूजा की रॉयल लेडी को कौन ट्रीट करते हैं, मिस्टर बॉक्टन, जो कि एक ब्रिटिशर है। और इन्होंने जब रॉयल लेडी को ट्रीट किया और रॉयल लेडी ठीक हो गई तो ये खुश हो गए इस बात से, और खुश होकर के इन्होंने जो है पहले से ही फैक्ट्री लगाने की तो परमिशन दे दी थी। दूसरा क्या काम किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा काफ़ी रिच प्रोविंस है, गैंगेटिक वैली के सेंट्रल लोकेशन में लाई करती है। उड़ीसा पोर्ट एरिया है। इसके बावजूद इस 3 जगह के फ्री ट्रेड जो है, इस 3 जगह से उन्होंने क्या कर दिया, लमसम अमाउंट एक ले लिया 3000 रुपए का। किन्होंने लिया, शाह सूजा ने लिया। और क्या कर दिया, और इन्हें इंग्लिश को क्या कर दिया, बोला आप जो है आप यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हैं।
तो अब अगर हम देखें अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि 1651 में ब्रिटिश जो है वो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो बंगाल के हुगली में लगाते हैं, परमिशन देते हैं शाह सूजा जो कि शाहजहां के दूसरे बेटे हैं। अब शाह सूजा की रॉयल लेडी एक बार बीमार पड़ जाती है जिसको ट्रीट करते हैं मिस्टर बॉन्गटन, और इस बात से खुश होकर के शाह सूजा जो है वो क्या करते हैं, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेडिंग राइट दे देते हैं। बस कितने पैसे लेकर के, बस 3000 रुपए लेकर के। ये पैसे काफ़ी मतलब कम है। अगर आप देखें तो उड़ीसा जो है वो क्या है, तो उड़ीसा जो है वो एक कोस्टल एरिया है, यहाँ से बहुत ईजिली ट्रांसपोर्टेशन लाया जा सकता है, सामान को लोड अनलोड किया जा सकता है। और उसके साथ साथ बंगाल और बिहार जो है वो गंगा यमुना और गंगा ब्रह्मपुत्र के फर्टाइल प्लेन पर लोकेटेड है। तो इंग्लिश को काफ़ी फ़ायदा हुआ, और इस फ़ायदे का लुफ्त उठाने, इस चीज़ का, इस मौके का लुफ्त उठाने के लिए बहुत सारी इंग्लिश फैक्ट्री जो है, अंग्रेजी फैक्ट्रीज जो है वो कासिम बाज़ार, पटना, ये सारी जगहों पर फैल गई। फिर आता है साल 1698। 1698 में औरंगजेब के जो फेवरेट ग्रैंड सन थे अजीमुशान, जिनके नाम पर पटना का नाम कभी अजीमाबाद भी था, पटना के बगल में अजीमाबाद नाम का इन्होंने शहर बसाया था अभी के पटना के बगल में। तो वही अजीमुशान जो है वो अब दूसरे सूबेदार बन चुके हैं। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल के समय में क्या होता है, अजीमुशान बने हुए हैं सूबेदार। और अजीमुशान ने फिर क्या किया, इन्होंने भी इंग्लिश को हेल्प किया। क्या किया, इन्होंने इंग्लिश को 3 गांव दिए। ये 3 गांव का नाम हमारे लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये एकदम मेमोराइज होनी चाहिए। ये 3 गांव के क्या क्या नाम है, सूतानुती, कलिकता और गोविंदपुर। सूतानुती, कलिकुता और गोविंदपुर जो है, इन्हीं को मिला करके आज का प्रेजेंट साइट जो कैलकाता का है वो क्रिएट किया गया था। ठीक है, और उस जमाने में कितने पैसे देने पड़े इन्हें, मात्र 1200 रुपए में सूतानुती, कलिकता और गोविंदपुर मिल गए सुल्तान या फिर सूबेदार अजीमुशान से। ठीक है, जमींदारी मिल चुकी है इनको। ठीक है, मतलब ये लैंड के ये मालिक हो गए। कहाँ के लैंड, सूतानुती, कलिकता और गोविंदपुर। और पहले इनको फ्री ट्रेडिंग राइट ऑलरेडी दे चुके हैं कौन, तो शाह सूजा दे चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ फैक्ट्री वैक्ट्री स्टैब्लिश करने के भी परमिशन दे दिए। अब हम देख चुके हैं 1651 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर इनको क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेडिंग राइट्स भी मिल जाते हैं 3000 रुपए में। फिर 1698 का साल आता है, इसमें अजीमुशान जो है इनको 3 और शहर गांव दे देते हैं, जिसको मिला के ये कोलकाता स्टैब्लिश करते हैं, है ना। उस समय के हिसाब से कलकत्ता स्टैब्लिश करते हैं या कैलकटा। और कैलकटा में कौन कौन से गांव से बनी है, सूतानुती, कलिकता, गोविंदपुर। आई एम रिपीटिंग इट क्योंकि ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब थर्ड और फाइनल जो इनके लिए अच्छी बात होती है वो कर देते हैं फारूक शियार। फारूक शियार जो है ये फिर से ये कौन है, तो ये भी एक मुगल राजा है। और ये क्या करते हैं, कंपनी को जो 1651 में शाह सूजा से और 1698 में अजीमुशान से जो भी प्रिविलेजेस मिली थी, वो सारे प्रिविलेजेस को कंटिन्यू करने की क्या करते हैं, कंटिन्यू करने की कंफर्मेशन दे देते हैं। और साथ साथ क्या करते हैं, साथ साथ जो है ये इनको क्या कहते हैं, ये इनको एडिशनल परमिशन देते हैं, परमिशन टू द कंपनी टू रेंट एडिशनल टेरिटरी। क्या कहते हैं कि आप कैलकाटा के इन एंड अराउंड, पहले तो इनको कैलकाटा की ही जमींदारी राइट मिली थी। कैलकाटा की जमींदारी राइट मतलब सूतानुती, कलिकता एंड गोविंदपुर की जमींदारी राइट मिली थी। आगे चल के इनको क्या कहा जाता है कि इन्हीं 3 जगहों की जहाँ की आपको जमींदारी राइट्स मिली है, जो मिला के आपने कलकत्ता बनाया है, तो फारूक शियार जो है वो परमिशन देते हैं कि उसके इर्द गिर्द के जगहों की भी ये क्या कर सकते हैं, उसको भी रेंट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम अगर आगे बढ़े तो आगे क्या होता है, 1741 में बिहार के डेप्यूटी गवर्नर जो हैं वो कौन, एक्चुअली इस समय में क्या होता था, बिहार में डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे जो नवाब ऑफ बंगाल के अंदर हुआ करते थे। तो 1717 में इनके ट्रेडिंग राइट्स जो है वो कंफर्म हो गए। किनके ट्रेडिंग राइट, ब्रिटिशर्स के। अब 1741 में क्या होता है, द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार अंडर नवाब Sarfaraz Khan rose in revolt, killed the Nawab in a battle to fortify his position
and new Subedar of Bengal got a confirmation from Emperor Muhammad Shah by payment of a large sum of money। तो क्या हुआ, अलीवर्दी खान जो है, जो कि बिहार के डिप्टी गवर्नर थे, ये जो है ये विद्रोह पर उतर जाते हैं और नवाब सरफराज खान जो कि बंगाल के नवाब थे उनको मार देते हैं। उनको मारने के बाद इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती है मुगल राजा मोहम्मद शाह की तरफ से। मोहम्मद शाह जो है ना, ये भी काफ़ी डीजेनरेट किंग थे। इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था क्योंकि इनकी कैरेक्टर काफ़ी डीजेनरेट थी। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पैसे मिल गए बात खत्म। तो इनको लार्ज सम ऑफ मनी दे करके क्या कर लिया, ये जो मर्डर किया था, इस मर्डर के गलत काम को क्या कर लिया, बेच दिया, पैसे कहीं ना कहीं दे करके काम से छुटकारा पा लिया, कि कुछ एक्शन नहीं लिया गया इनके अगेंस्ट, और ये बन गए नए नवाब। अलीवर्दी खान नवाब तो भले बन गए, लेकिन अलीवर्दी खान ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स झेले। क्यों झेले? क्योंकि इस दौरान ये वही समय था जब मराठा जो है वो बार बार बंगाल पर अटैक किया करते थे। ठीक है, तो अलार्मिंग प्रोपोर्शन पर अटैक किया करते थे, जिस वजह से अलीवर्दी खान के ज़्यादातर एनर्जी जो है वो क्या हुई, वो मराठा से लड़ने में वेस्ट हो गई। ठीक है, या मराठा को ओवरकम करने में लग गई। तो वो कुछ खास डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और मराठा के इनकर्जन, मराठा जो बार बार अटैक कर रहे हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंग्लिश क्या कह रहे हैं कि हमें तो खतरा है, हमारी तो ट्रेडिंग फैक्ट्री है। इनकी ट्रेडिंग फैक्ट्री बनी हुई थी कोलकाता में जिसका नाम था फोर्ट विलियम। सबसे पहले ऐसी कोई प्रॉपर फैक्ट्री जो है वो डच ने स्टैब्लिश की थी। उन्हीं को देख करके ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर भी रखा था, और इनका जो ट्रेडिंग सेटलमेंट था फोर्ट विलियम। तो ये कह रहे हैं कि हमें तो डर लग रहा है कि बार बार मराठा अटैक कर रहे हैं तो वो लूट लेंगे हमारे प्रॉफिट, हम कंपनी है, हम प्रॉफिट स्टेटमेंट के लिए आए हैं तो हमें तो लॉस है। तो क्या करते हैं, सपोज ये है फोर्ट विलियम, ठीक है, तो फोर्ट विलियम के चारों तरफ ये क्या करते हैं, पहले सबसे पहले एक गड्ढा बना देते हैं ऐसे करके, है ना। इसके चारों तरफ एक गड्ढा है कि अगर कोई अटैक भी करेगा ना तो क्या हो जाएगा, तो फिर पहले वो अंदर नहीं आ पाएगा, वो यहाँ पर होगा, तब तक में देख लिया जाएगा। यहाँ तक में इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने फिर क्या किया, फोर्ट विलियम के वॉल्स पर, ये जो ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दीज आर गन्स, तो उसके वॉल पर क्या कर दिया, गन्स भी लगा दिए। क्यों गन्स लगा दिए ताकि क्या हो जाए, ताकि मतलब अगर कोई भी कभी कह रहे हैं कि हमें मराठा से डर है इसलिए हम गन लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद लेकिन नवाब जो है, अलीवर्दी खान जो है, उनको ब्रिटिश के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, क्योंकि वो कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं। उन्होंने खुद वो डिप्टी गवर्नर थे और उन्होंने फिर नवाब को मार करके, सरफराज खान को मार के वो नवाब बने हैं, तो बेवकूफ़ तो है नहीं। तो उनको एग्जैक्टली पता है कि ये जो ब्रिटिशर यहाँ पे बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मराठा अटैक कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है ट्रेंच बना रहे हैं फोर्ट विलियम के चारों तरफ, तो ये बात है या वो बात है। तो इनको अच्छे से पता है अलीवर्दी खान को कि कर्नाटक में यही ब्रिटिशर जो है लोकल राजाओं के झगड़े में पड़ करके ना क्या कर चुके हैं, फ्रेंच को और दूसरे लोकल राजाओं को हरा करके जिसकी तरफ से साइड लिया था उससे काफ़ी सारा प्रॉफिट ले चुके हैं। अगर बाय चांस आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर है तो आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको BL ग्रोवर की पूरी सीरीज मिल जाएगी अंटिल चैप्टर 5, ठीक है। तो क्या होता है कि यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो कैसे कर्नाटक में उन्होंने कैसे पावर सारा अपने हाथ में कर लिया है, ये सारी बातें उनको पता थी। और इसीलिए नवाब जो है ये कहा करते थे कि ये यूरोपियंस जो है ना, ये वैसी मधुमक्खी की तरह हैं जो आपके रिसोर्सेज को यूज़ करके हनी बना लेंगे, और जब अगर आपने उनको डिस्टर्ब नहीं किया ना तो वो जो है वो आपको ऐसा काटेंगे कि आपकी डेथ हो जाएगी, है ना, ऐसी मधुमक्खी की तरह है। लेकिन किसे पता था कि वो जो ये प्रोफेसी कर रहे हैं ये बहुत ही जल्दी सच होने वाली थी, ये नो वन न्यू, ठीक है। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपके थोड़े से एंगेजमेंट से मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, अलीवर्दी खान जो है इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ कब होती है, तो अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है ऑन 9 अप्रैल 1756। और अलीवर्दी खान के बाद कौन आते हैं, तो इनके ग्रैंडसन आते हैं जिनका नाम क्या है, सिराजुद्दौला। ये जो नए नवाब हैं ये इनके राइवल क्लेमेंट्स जो हैं, इनको ये जो है फेस कर रहे थे, ठीक है।
थ्रोन पर इनके राइवल क्लेमेंट्स कौन है? शौकत जंग ऑफ पूर्णिया और घसीटी बेगम ऑफ डक्का। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये अलीवर्दी खान की डेथ होती है 9 अप्रैल को। अब अलीवर्दी खान के कोई सन नहीं है, ठीक है। अब सन नहीं है तो इनके नवासे जो है, इनके नवासे का क्या नाम है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है ये नए नवाब बन गए। बट और भी लोग तो होंगे ना एक्सटेंडेड फैमिली में। तो वैसे ही एक्सटेंडेड फैमिली में 2 लोग और हैं। एक है शौकत जंग जो कि पूर्णिया बिहार में रूल कर रहे हैं, और दूसरे कौन है? दूसरी है घसीटी बेगम जो काफ़ी फेमस है, ये डक्का से। इसके साथ साथ गड़बड़ क्या है ना कि ये जो नए नवाब है ना, इनके जो राइवल क्लेमेंट्स हैं, स्पेशली घसीटी बेगम, इनको इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनको इंग्लिश पनाह दे रहे हैं। इनके जो भी मतलब यहाँ से इनके अगेंस्ट हैं उनको सबको पनाह दे रहे हैं इंग्लिश, और साथ साथ क्या कर रहे हैं? साथ साथ जो है इनके अगेंस्ट षड्यंत्र भी रच रहे हैं, और ऐसा नवाब को पता है। तो नवाब जो है वो कहते हैं कि आप जो है मराठा का बहाना लेकर के जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो ये बंद करो, क्योंकि मेरा बंगाल है तो मैं देखूंगा, अगर अटैक करेंगी तो मैं हूँ यहाँ पर। आप क्यों गन्स माउंट कर रहे हो फोर्ट के चारों तरफ? क्योंकि इनको लग रहा था कहीं घसीटी बेगम के सपोर्ट में क्या कर ले ये गन ये वगैरह यूज करके, जैसे कर्नाटक में हाल किया वैसा ही मेरे साथ ना कर दे। तो सिराजुद्दौला जो है वो बार बार जो है वो इरिटेट हो रहे थे इंग्लिश के इस बिहेवियर से। ऐसे रिपीटेड बिहेवियर की वजह से घसीटी बेगम को सपोर्ट करना, गन्स मंगवाना, उनको फोर्ट्स पे माउंट करना, फोर्टिफिकेशन बढ़ाना, तो सिराजुद्दौला जो है वो क्या करते हैं? वो फिर गुस्सा हो जाते हैं और वो ब्रिटिश को बोलते हैं ये नेफेरियस प्रोजेक्ट जो है आप बंद करिए। बट ब्रिटिश के जो मेन यहाँ पर थे फोर्ट विलियम में, डेट इज गवर्नर रॉजर ड्रेक शायद, तो गवर्नर रॉजर ड्रेक जो है ये कुछ रिप्लाई ही नहीं देते हैं, या फिर बहुत ही मतलब कोशिश करते हैं कि एकदम जितना भी जो है बात जो है अवॉइड की जा सके। इवन गवर्नर रॉजर ड्रेक ने जो है वो पर्सनली बहुत सारे जगहों पर जहाँ पर अपने एक्सपीरियंस वगैरह लिखे हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी की भी बात की है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। वहाँ पर ये कहते हैं कि इनको पसंद नहीं है सिराजुद्दौला से बात करना, क्योंकि इनको लगता है कि सिराजुद्दौला थोड़े अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने लेटर्स में भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इन सारी चीज़ों से कि नवाब हूँ मैं, बार बार मना कर रहा हूँ फिर भी मेरी बात मानी नहीं जा रही है, सिराजुद्दौला को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो देखते हैं कि उनकी अथॉरिटी जो है ना वो पूरी ज़्यादा बर्बाद करके रखी हुई है, उनकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। तो वो क्या करते हैं? वो एक फ़ौज के साथ चले जाते हैं फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम में जो भी लोग थे वो प्रॉपर लड़ नहीं पाते हैं, और 5 दिनों तक बड़ा ही वीक रेजिस्टेंस दे करके एंड में क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं 15 जून को। जब वो सरेंडर कर देते हैं तो सिराजुद्दौला जो है मान जाते हैं कि चलो भाई अब तो मेरी पावर स्टैब्लिश हो गई। बट क्या होता है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे इंक्लूडिंग रॉजर ड्रेक, जो क्या करते हैं, जो यहाँ से भाग जाते हैं हुगली नदी होते हुए कर्नाटक की तरफ, ठीक है। और क्या यहाँ पर एक और ब्लंडर क्या कर देते हैं सिराजुद्दौला कि वो कैलकाटा को प्लेस कर देते हैं मानिक चंद के हाथ में, और मुर्शिदाबाद रिटर्न कर जाते हैं। जबकि किसी फॉरेनर से जब झगड़ा हुआ, बातें हुई, तो आपको वहाँ पर मौके पर रहना चाहिए था, बट आपने क्या कर दिया है? किसी और के हाथों छोड़ दिया है। इसके बाद क्या हुआ? मानिक चंद ने इन सबको रात भर बंद रखा रूम में, और सुबह रूम खोला। जब सुबह वो रूम खोला जहाँ पर सारे के सारे यूरोपियंस थे, तो देखा गया कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 146 यूरोपियन थे, जिसमें बस 23 बचे रहे। अब क्या है ना, ये लोग टेम्परेट एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इंडिया ऑलरेडी ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, काफ़ी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है, और उसके बाद अगर आप इन लोगों को क्या करोगे? बंद रूम में रख दोगे, ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी, तो उससे फिर क्या होगा? कुछ लोग बचने के बाद क्या होता है, बाकी सारे लोग जो है वो ह्यूमिडिटी से मर जाते हैं। इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके इंग्लिश मीडिया में दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में इधर उधर, कि कि नवाब ने जो है वो सामने से सिराजुद्दौला ने जो है इनको फोर्स किया कि ये एक्शन ले। कुछ लोग बचे, वो भाग गए, बट बाकी सारे जो है वो मारे गए। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि कर्नाटक में जो है जो भी इंग्लिश है उसमें से उनको लीड कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव फोर्स लेके बंगाल आते हैं अटैक करने के लिए। तो ऐसे क्या होता है, एक बैकग्राउंड प्रिपेयर होती है आपके आपके बैटल ऑफ पलासी की।
हाँ, जैसे आपके बुक में ना बैटल ऑफ पलासी के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई है। ये स्पेसिफिकेशन क्या है कि जिस रूम में बंद रखा था उसके बारे में दिया हुआ है कि 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था, 10 इंचेस वाइड था, ठीक है, 14 फीट 10 इंचेस वाइड था, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पर क्या हुआ कि 146 वाइड प्रिजनर्स को रखा गया 28 जून को, ठीक है, और बस इसमें 23 बच पाए नेक्स्ट डे, ठीक है, और इसको बहुत एक्सेसिव हीट सफोकेशन से बाकी सारे लोग जो है वो मारे गए। सिराज उद्दौला को जो है इस चीज के लिए एकदम क्रूएल्टी का मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया है ना। जेजी जॉर्जवेल जेजी आई एम सो सॉरी जेजी हॉलवेल जो है ये एक सर्वाइवर थे और इन्होंने जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी का काफ़ी प्रोपगेशन किया कि ये बड़ा ही गलत हुआ, बहुत ही विक्टिम के किसी विक्टिम के नाम नहीं लिखे हैं, और ऐसा माना जाता है कि 146 में 123 लोग नहीं मरे थे। ये एक प्रोपागेंडा का तरीका था ताकि आप दिखा सकें कि आप क्यों अटैक कर रहे हैं। आप एक ट्रेडिंग कंपनी है, आप ऑल ऑफ अ सडन आकर के बंगाल पर क्यों अटैक कर रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना था, तो आपने जो है एक प्रोपागेंडा के लिए यूज किया। रियल नंबर काफी कम था, ठीक है। और फिर इन लोगों को जो है रखा गया था गार्ड रूम में, प्रिजन के फोर्ट विलियम के आपके खुद के फैक्ट्री के रूम में रखा गया है। नवाब अलग से आपको ले भी नहीं गए। ये दूसरी बात हो गई कि आपकी फैक्ट्री है तो यू कैन नॉट फर्दर कंप्लेंट की ये क्या बात हुई, आपकी खुद की फैक्ट्री है, आपने क्यों नहीं उसको उतना प्रॉपर वेंटिलेशन उसमें रखा। इसके साथ साथ पहले तो नंबर ही कम था, दूसरी आपकी अपनी बिल्ड की हुई फैक्ट्री थी, और तीसरी की जो ये सारा काम जो है वो नवाब ने नहीं किया था, पर किसने किया था, नवाब के सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने किया था, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश प्रिजनर्स को रूम में बंद रखा था, क्योंकि नवाब जो है वो तो कहीं भी इन सारे चीज में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था। फिर आपने बैटल ऑफ पलासी में नवाब से क्यों लड़ाई की, ठीक है, क्योंकि नवाब की तो यहाँ पर गलती नहीं है, नवाब की बस ये गलती है कि उन्होंने जो है उस गार्ड को पनिश नहीं किया जो इस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। प्रिजनर्स जो हैं जो कि विक्टिम्स थे वो एक्चुअली किस चीज़ के विक्टिम थे, समर सॉल्स्टिस के। इसमें नवाब की कुछ खास गलती नहीं थी। हाँ, ये इंसिडेंट होने के बाद उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया, बट उसका रीज़न उनके ब्रिटिश के इंडिफरेंट एटीट्यूड से भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ब्रिटिशर को जो है वो प्लीड किया कि आप फोर्टिफिकेशन ना करो, आप ये मत करो, वो मत करो, बट ब्रिटिश जो है ये आदी हो चुके थे नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर के। तो ये एक बात थी। इंसिडेंट जो है वो उसको इतना इनसिग्निफिकेंट माना गया था उन दिनों कि इस इंसिडेंट को कोई भी कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्टोरियन जो है, जैसे कि गुलाम हुसैन जो है, जो कि सियार उल मुताखिरीन के राइटर है, इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अथॉरिटी ने इसी सिचुएशन को एक प्रोपेगेंडा डिवाइस की तरह यूज़ किया ताकि नवाब के इमेज को ख़राब करके जो है ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को जो है अपनी तरफ मोड़ लें, और इस वॉर जो कि वो कमिट करने वाले हैं बैटल ऑफ पलासी की, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाइड दिखाएं। आई थिंक ये एक बैकग्राउंड जो है एक अच्छा हम लोग बिल्ड कर पाए इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक क्योंकि बैटल ऑफ पलासी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको इसी लेक्चर में नहीं करते, एक अगले लेक्चर में, आने वाले अगले लेक्चर में हम बैटल ऑफ पलासी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग गाइज।